देर आर द फ्यू वर्क प्रॉब्लम्स जो कि अभी तक हमने जितना भी थ्योरी को डिस्कस किया उनके बेसिस पर हम एनालाइज कर सकें कि इन तमाम जो भी प्रॉब्लम्स हैं इनका सोल्यूशन या बेस्ट पॉसिबल जो आंसर है वो क्या होगा। तो फर्स्ट प्रॉब्लम इज व्हाई आर फाइनेंशियल मार्केट्स इंपॉर्टेंट टू द हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी। वी हैव डिस्कस्ड के फाइनेंशियल मार्केट्स क्या होती हैं और उनकी एग्जिस्टेंस कैसे होती है, उनका प्रोसीजर क्या होता है और उनका यूटिलाइजेशन और यूजेस क्या होता है। तो वो कहते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट्स इंपॉर्टेंट क्यों होती हैं टू द हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी। इसकी पहली रीज़न हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी के लिए फाइनेंशियल मार्केट्स इसलिए इम्पॉर्टेंट होती हैं क्योंकि वो आपके फंड्स को चैनलाइज करती हैं, प्रॉपर चैनलाइज करती हैं कि आपके फंड्स फ्रॉम द सेवर टू द बोरोअर पहुंचाए जा सकें। आपका फंड कहीं पे भी लूप होल में ना जाए या कहीं पे भी आइडल कंडीशन में ना पड़ा हुआ हो। तो आपके फंड्स की प्रॉपर चैनलाइजेशन जो है वो फाइनेंशियल मार्केट्स करती है। दूसरी चीज़ फाइनेंशियल मार्केट्स जो है वो एफिशिएंसी क्रिएट करती हैं। इकोनॉमिक एफिशिएंसी किस तरीके से क्रिएट होती है, डेट द यूटिलाइजेशन ऑफ द गिवन रिसोर्सेज, आप मैक्सिमम ऑफ द प्रोडक्टिविटी और मैक्सिमम जो आउटपुट है वो जनरेट कर रहे हो। तो आपकी इकोनॉमी की हेल्थ के लिए इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट कि आपकी फाइनेंशियल मार्केट आपके फंड्स को प्रॉपरली चैनलाइज कर सकें। इसलिए फाइनेंशियल मार्केट्स हेल्प आउट इम्पॉर्टेंट होती है। Third reason is that the financial markets normally bridges the gap between the lender and the borrower, कि आपका गैप ब्रिज हो जाता है और आपको कहीं पे भी एक्स्ट्रा एफर्ट पुट नहीं करनी पड़ती है कि आप बीइंग द लेंडर आप बोरोअर को सर्च करो या बोरोअर जो है वो सर्च कर रहा हो कि मुझे किस से पैसा मिल सकता है, या फिर आपकी मनी की या फिर आपकी इन्वेस्टमेंट की का रिटर्न जो है उसकी एश्योरिटी हो सके, कि गारंटी हो कि आपका रिटर्न जो है वो आपको ज़रूर मिलेगा। तो फाइनेंशियल मार्केट्स इन तमाम रीजंस की वजह से इम्पोर्टेंट होती हैं टू द हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी। अदर प्रॉब्लम इज दैट व्हेन इंटरेस्ट रेट्स राइज, हाउ माइट बिजनेस इन कंज्यूमर्स चेंज देयर इकोनॉमिक बिहेवियर, कि आपके इंटरेस्ट रेट के राइज करने से आपका जो इकोनॉमिक बिहेवियर है बिजनेस का या कंज्यूमर का वो किस तरीके से इफेक्ट हो सकता है। पहली चीज तो ये कि इंटरेस्ट रेट के राइज करने का इफेक्ट या इंटरेस्ट रेट के राइज करने से होता क्या है। इंटरेस्ट रेट के राइज करने का इफेक्ट ये होता है कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या जो भी आपने मनी बोरो की हुई है आपको उस पर सर्टेन परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट जो है वो पे करना पड़ता है। अब बीइंग द इन्वेस्टर आपका इंटरेस्ट रेट जैसे ही राइज होगा इट विल गिव यू अ बेनिफिट, क्योंकि आपका रिटर्न इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। लेकिन बीइंग द बोरोअर आपका इंटरेस्ट रेट जैसे ही राइज करेगा तो आपके एक्सपेंसेस इंक्रीज कर जाएंगे, क्योंकि अगर पहले आप 10% इंटरेस्ट रेट एज एन एक्सपेंस सर्व कर रहे थे तो अब आपको 12% का रेट पे करना पड़ेगा। तो 12% का मतलब ये हुआ कि अब आपके एक्सपेंसेस जो हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये दोनों चीजें जो हैं वो डिफरेंशिएट करती हैं लेंडर और बोरोअर के पर्सपेक्टिव में। अब वो कहते हैं कि हाउ माइट बिजनेस एंड कंज्यूमर्स चेंज देयर इकोनॉमिक बिहेवियर। अब हमारे पास अगर हम बिजनेस को और कंज्यूमर्स को इस पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं कि वो लेंडर हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि वो हेल्पफुल होंगे क्योंकि उनका रिटर्न जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। लेकिन अगर बिजनेस और कंज्यूमर जो है वो बोरोइंग साइड पर हैं या बोरोअर के उस पर बिहेव कर रहे हैं तो फिर उनके लिए लॉस होगा, क्योंकि उनका इंटरेस्ट रेट के इंक्रीज होने की वजह से उनके एक्सपेंसेस इंक्रीज होते जा रहे हैं। थर्ड प्रॉब्लम इज हाउ कैन अ चेंज इन इंटरेस्ट रेट अफेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब इंटरेस्ट रेट का चेंज प्रॉफिटेबिलिटी कैसे इफेक्ट करता है। अब आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बेसिकली क्या करता है कि आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो एज एन इंटरमीडियरी रोल प्ले कर रहा होता है आपके लेंडर और बोरोअर के बीच में। अब अगर आपका लेंडर जो है वो डिपॉजिट करवाता है बैंक में तो बैंक उसको पे करे 7% ऑफ रिटर्न, ठीक है। अब बैंक ने उसको फर्दर लेंड किया तो बैंक ने उसको 10% पे लेंड कर दिया, ठीक है। आपको वो 7% दे रहा है और लेंडर जो बोरोअर है उससे वो 10% ले रहा है। देयर इज अ गैप बिटवीन द टू रेट्स विच इज इक्वल टू 3%।
इसका मतलब हुआ 10% और 7% में 3% का डिफरेंस है, विच इज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब जब प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज 3%, अब जैसे ही इंटरेस्ट रेट चेंज हुआ, से फॉर एग्जांपल वी डिस्कस द इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट फास्ट, कि आपका इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो गया। अब आपका इंटरेस्ट रेट पहले 7% था और अब 8% है। अब क्या हुआ कि जैसे ही इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुआ तो आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की कैपेसिटी जो है वो चेंज होना शुरू हो गई है, प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो चेंज होना शुरू हो गई है। अब अगर आपके डिपॉजिटर को आपको 8% का रेट चार्ज करना पड़ रहा है, तो आप प्रॉफिटेबिलिटी में गैप 2% का रह गया, तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी जो कि पहले 3% की थी वो चेंज होगी और वो 2% पर चली जाती। इसी तरीके से जब डिक्रीज हुआ इंटरेस्ट रेट, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे की प्रॉफिटेबिलिटी पे क्या इफेक्ट होगा कि पहले आप 8% का रेट चार्ज कर रहे थे, 7% का कर रहे थे, अब आपको 5% देना पड़ रहा है। अब जैसे ही 5% देंगे, तो जो 5 और 10 का गैप है जो कि पहले 3% पे था, अब वो 5% पे चला जाएगा। तो 5% से 2% से आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। दिस इज हाउ द चेंज ऑफ इंटरेस्ट रेट अफेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। द अदर प्रॉब्लम is everybody worse off when interest rate rises? इंटरेस्ट रेट के इंक्रीज होने से क्या हर एक की ही को ही नुकसान होता है? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने ये चीज ऑलरेडी डिस्कस की है कि इंटरेस्ट रेट के राइज होने से आपका जो लेंडर है वो बेनिफिशियल होता है उसके लिए, इंस्टेड ऑफ योर बोरोअर। बोरोअर को इंटरेस्ट रेट के राइज होने का नुकसान होता है, जबकि आपके लेंडर को इंटरेस्ट रेट के इंक्रीज होने से फायदा होता है। तो ऐसा नहीं होता कि आपके इंटरेस्ट रेट के राइज होने से हर एक को नुकसान हो रहा हो। देयर इज अ क्लासिफिकेशन बिटवीन द बोरोअर एंड द लेंडर। Now the other problem is, what effect might a fall in stock prices have on business investment? अब स्टॉक प्राइसेस का फॉल जो है वो बिजनेस इन्वेस्टमेंट को कैसे इफेक्ट कर सकता है? आपके स्टॉक प्राइसेस का फॉल बीइंग द बिजनेस इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, कि अगर आपने उसमें इन्वेस्ट किया हुआ है तो आपका फॉल स्टॉक प्राइसेस में क्या इफेक्ट करेगा कि आपकी जो ओवरऑल रिटर्न है या कैपिटल गेन है वो इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा। अब अगर आपके बिजनेस इन्वेस्टमेंट है कि आपने डिफरेंट कंपनीज के स्टॉक्स को परचेज किया हुआ है, तो जिसका भी स्टॉक डिक्रीज करेगा आपकी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। से फॉर एग्जांपल यू हैव परचेज्ड 100 शेयर्स ऑफ द यूनिलीवर। अब यूनिलीवर का करंट रेट चल रहा हो फॉर एग्जांपल 200 पर, और आफ्टर वीक और 10 डेज वो 200 से कम होकर 190 पे चला जाता है। तो पहले जो इन्वेस्टमेंट आपकी 200 ऑफ 100 शेयर्स वाज इक्वल टू 20,000 रुपीज, अब वो चेंज होकर कम हो जाएगी। तो इसका मतलब है फॉल इन स्टॉक प्राइसेस बिजनेस इन्वेस्टमेंट पर नेगेटिव इफेक्ट जो है वो क्रिएट करती है या जनरेट करती है, क्योंकि वो बिजनेस की वैल्यू को मार्केट वैल्यू में चेंज ले आती है। The other problem is that what effect might a rise in stock prices have on consumers' decision to spend or invest? अब कंज्यूमर का डिसीजन है कि उसने स्पेंड कर देना है, खर्च कर देना है या फिर इन्वेस्ट कर देना है। अब स्पेंड और इन्वेस्ट को अगर तो हम सेम टर्मिनोलॉजी के तौर पे यूज करें कि वो इन्वेस्ट करना ही चाह रहे हैं, यानी उसने जो सेविंग्स रखी हुई थी उनको खर्च करना चाहता है और खर्च करने के लिए वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। तो व्हाट इफेक्ट माइट अ राइज इन स्टॉक प्राइसेस हैव ऑन कंज्यूमर्स डिसीजन? तो अगर आपका स्टॉक प्राइस का जो है राइज क्रिएट होता है या स्टॉक प्राइसेस में राइज आ जाता है, तो आपके कंज्यूमर्स जो हैं वो विलिंगली स्पेंड करना शुरू कर देंगे। दे विल एग्री टू इन्वेस्ट बिकॉज उनको उनका मार्केट रिटर्न जो है वो ज़्यादा मिलना शुरू हो जाएगा। अभी अगर हम जो एग्जिस्टिंग हमारी एग्जांपल थी हम उसी को ही कोट करें, तो आपका जो कंज्यूमर है वो विलिंगली इन्वेस्ट करना शुरू कर देगा, क्योंकि अब उसको ज़्यादा रिटर्न मिलना शुरू हो जाएगा उसकी इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट। तो स्टॉक प्राइसेस का जो राइज है वो उसको टिम्पटेट करेगा कि वो इन्वेस्ट करे, तो वो डिसीजन जो है वो यस में लेगा और इन्वेस्टमेंट जो है वो अपनी इंक्रीज कर देगा।
Next problem is how does a decline in the value of dollar affect Pakistani consumers? क्या आपका decline in the value of dollar, decline in the value of the dollar, decline in the value of the dollar, we will take it as कि आपकी करेंसी जो है पाकिस्तानी रुपी जो है वो एप्रिशिएट होना शुरू हो जाए, और आपके जैसे आपकी करेंसी एप्रिशिएट होना शुरू होगी तो उसका मतलब कि आपकी करेंसी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे जा रही है, जबकि आपकी जो अगेंस्ट करेंसी है, जो अदर करेंसी है विच इज़ द डॉलर, वो वीक होना शुरू होगी। तो जैसे ही आपकी करेंसी अप्रिशिएट होना शुरू होगी तो पाकिस्तानी कंज्यूमर विल डेफिनेटली बी इन अ गुड पोजीशन और इन द स्ट्रॉन्ग पोजीशन। इट मीन्स कि आपका जैसे ही पाकिस्तानी करेंसी अप्रिशिएट होना शुरू हुई तो पाकिस्तानी कंज्यूमर्स को ऑफ कोर्स बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आपको पहले इफ़ यू वर द इम्पोर्टर तो आपके पास पहले जो है वो करेंसी का इफेक्ट क्या हो रहा था कि आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे थे और उसके अगेंस्ट जो रेलेवेंट चीज़ थी, कमोडिटी थी, उसको परचेज करना पड़ता था। अब उसके लिए आपको थोड़े पैसे देने पड़ेंगे और उतनी ही रेलेवेंट क्वांटिटी जो है वो आप परचेज कर सको। सो द वैल्यू ऑफ द डॉलर अगर डिक्लाइन करता है तो पाकिस्तानी कंज्यूमर्स के लिए बेनिफिशियल होगा। हाउ डज एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द डॉलर इफेक्ट अमेरिकन बिजनेसेस? इसका मतलब है इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द डॉलर। तो वैल्यू ऑफ द डॉलर के इंक्रीज होने की वजह से का मतलब ये हुआ कि अमेरिकन करेंसी जो है वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे जा रही है। तो अमेरिकन करेंसी जैसे ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे जाएगी तो अमेरिकन बिजनेसेस जो होंगे वो बेनिफिशियल हो जाएंगे, उनके लिए बेनिफिट क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, ओवरऑल परफॉर्मेंस बेहतर होना शुरू हो जाएगी, उनका जो ट्रेड वैल्यू, ट्रेड डिफरेंस है एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स का, वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा और उसकी वजह से उनका बिजनेस जो है वो ग्रो करना शुरू होगा। How can changes in foreign exchange rates affect the profitability of financial institutions? Foreign exchange rate का मतलब ये है कि आपका जो करेंसी का एक्सचेंज रेट है वो चेंज होता है, तो उसकी वजह से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को क्या इफेक्ट होता है? आपका एक्सचेंज रेट इफेक्ट करे, अगर आपकी करेंसी पाकिस्तानी करेंसी इस वक्त 160 पर है और आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो लेंड कर रहा हो, जैसे ही करेंसी आपकी अप्रिशिएट हुई तो आपका वैल्यू ऑफ द पाकिस्तानी रुपी विल चेंज। अब आपको 140 या 130 रुपीज पे करने पड़े अगेंस्ट अ डॉलर, तो इसका मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो डिक्रीज कर जाएगी। इसी तरीके से अगर आपकी करेंसी जो है वो डेप्रिशिएट होना शुरू हो और अब आपको 160 की बजाय 170 रुपीज अगेंस्ट अ डॉलर पे करने पड़ रहे हैं, तो फिर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि अब उनको ज्यादा डॉलर्स अगेंस्ट दैट अमाउंट जो है वो पे करने पड़ेंगे। अब ये डिपेंड करता है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का रोल क्या है उस ट्रांजेक्शन में, कि वो पे कर रहा है या वो रिसीव कर रहा है, तो बोथ इफेक्ट्स जो है वो चेंज होंगे विद द चेंज ऑफ द चेंज ऑफ द रोल। तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं जिनको ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरी हमने डिस्कस किया है। Go through the contents of the lecture in detail and discuss if there is any query in the online lecture which is going to be on Wednesday at 11:45.